इसमें डी गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है, इसी में वैल्यू पुट कर दो। देखो मैं करके बता रहा हूँ। जैसे डी यहाँ पे लिख दिया -12i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। और यहाँ पे है पी लिख दिया, और ए बताओ, ए है तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप, और है तुम्हारा क्यू बी 2i कैप -4j कैप इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा करो कि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -12i कैप प्लस 4j कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 3p(i) प्लस 4p(j) प्लस 2q(i) माइनस 4q(j) इक्वल टू 0। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आई देखो, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, इस सबको एक साथ करो तो ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 3p प्लस 2q, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जे यहाँ पे है, जे तुम्हारा यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, ठीक है। तो लिख देते हैं 4 प्लस 4p माइनस 4q, और इसमें हम क्या कर देंगे j कैप इक्वल टू कितना है 0। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा, इस 0 को 0i कैप में लिख दूं प्लस 0j कैप में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट को i से इक्वेट करेंगे और j के कोफिशिएंट को j से इक्वेट करेंगे। तो इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, तो -12 प्लस 3p प्लस 2q इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 3p प्लस 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4p माइनस 4q प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स 4p माइनस 4q इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। इस क्वेश्चन 2 अब सोल्व कर दो पी और क्यू। अब करो, तुम क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, पी आ जाएगा। क्या देखो, ये है जैसे आइडेंटिटी है, जैसे आई ये चीज है, तो यहाँ पे 0 है तो 0i और 0j के लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई इक्वेशन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, इस साइड का i का कोफिशिएंट और इस साइड के i के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ले, ठीक है, और इस साइड का जो j का कोफिशिएंट है उस साइड के j का कोफिशिएंट इससे इक्वेट करेंगे, इस साइड जो k का कोफिशिएंट होगा उस साइड k कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे। यही क्वेश्चन था कि d गिवन था, a गिवन था, b गिवन था और एक इक्वेशन गिवन था d प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब पुट करके उसमें वही किया। क्या मुश्किल है बताओ, इसमें क्या माइंड लगाना है बताओ। ये तो मैथमेटिक्स के काम है, मैथमेटिक्स में है। क्या हो गया, डायनेमिक्स हो गया? नहीं, ऐसे वो तो ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स है। हाँ, रोटेशनल डायनेमिक्स, रोलिंग डायनेमिक्स। स्मूथ वेज पे वो रोल कैसे करेगी, अगर मैंने, अब तुम यही पूछोगी तो इसमें जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक रोल कैसे करेगा। नहीं, वो स्लिप करके जाएगी। अगर फ्रिक्शन स्मूथ हो जाए तो वो स्लिप करके जाएगी। अब मैं पढ़ाऊंगा रोलिंग मोशन में, अगर ऐसे हो, जैसे मान लो, क्या छोड़ो अभी रहने दो ये सब चीज़, चलो इसको पहले सोल्व करो, सोल्व करो और पी और क्यू सोल्व करो इसमें। और कोई मुश्किल है तो पूछो।
क्या? अच्छा, कुछ नहीं करना है, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो एक ए भी 4 क्यू, ए माइनस 4 क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 क्यू इक्वल टू 24, और ये कितना हो जाएगा -4 20 हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू कितना आना चाहिए, पी इक्वल टू कितना आना चाहिए 2 आ रहा है, पी 2 आ रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट कर, और इसमें वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। और क्यू देख लो जितना है। और कौन सा मुश्किल है दिखाओ, सब एकदम इजी क्वेश्चन है। और कौन सा है? अच्छा, एक और क्वेश्चन था। अच्छा, अभी करा रहा हूँ। अच्छा, ये है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री टाइम पीरियड एंड रेंज ऑफ ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा होगा? ऑब्लिक्यू OBLIQUE, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन डेरिवेशन है? ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब क्या हुआ, ऐसे टेढ़ा सम एंगल पे। क्या? अब तुम समझ रही हो कि हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, हॉरिजॉन्टल वाला का क्वेश्चन गिवन है। नहीं सर, इसको ये प्रूफ करना था ना कि टू और क्यू। अच्छा चलो ठीक है, चलो लास्ट में हम करेंगे। चलो पहले हम करा रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, हम करा रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने पिछले क्लास में जो कराया था वो तो याद होगा। तुम बताओ, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। हाँ, mr²/2, ठीक है। मैं बोला था कल याद करके आना, 2/5 mr²। तुम बता दो, तुम बताओ। तो याद करके नहीं आना है तो फिर कैसे होगा? मैं बोला था कि सभी को याद करके आना है, तुम बता दो। ml²/12। अभी मैं करके बताऊंगा, एक रॉड का बताऊंगा और एक डिस्क का बताऊंगा, ठीक है। क्या? हाफ ऑफ डिस्क, हाफ m² और हाफ डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, 1/4 हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। क्या? और कैसे बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो जिससे रॉड का चाहती हो तो रॉड का मैं कर देता हूँ। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड निकालना है, और कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या बताया था, याद है? r²dm, यही हमने फॉर्मूला बताया था, r²dm, ठीक है। तो रॉड ऐसे हैं, हालांकि डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, मैं करके बता दे रहा हूँ। जैसे इससे हम ऐसा करते हैं, r डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं dx, और इसका मास मान लेते हैं कि dm। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, और यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। ये टोटल लेंथ कितना है, ये है तुम्हारा l/2, और ये कितना है l/2, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा l, इसका मास मान लो कि m है, तो हम लिख सकते हैं ना, l लेंथ का मास कितना है, कैपिटल M, इसलिए यूनिट का कितना होगा m/l, इसलिए dx लेंथ का मास कितना होगा m/ में l इंटू dx, ठीक है। तो dm इक्वल टू हमारा आ गया m dx/ में l, इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा r², और dm की जगह पे लिख दो
क्या एक चीज हमने इसको डी आर कर दो, डी आर कर दो, आर डिस्टेंस पे हमने डी आर लिया, इसको डी आर कर दो, नहीं तो एक्स डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं डी एक्स लेते हैं, समझ में आया। इसलिए हमने आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिया डी आर, और डी आर का मास हो जाएगा एम डी आर अपॉन में एल। अच्छा ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, आर वेरिएबल है, तो एम बाई एल हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और आर स्क्वायर डी आर हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक रॉड का लेंथ वेरी कर रहा है, क्या बताओ, 0 से एल कहाँ पे है, जैसे यहाँ से हमने आर लिया तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितना हो सकता है L/2, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितना हो सकता है -L/2, -L/2। तो यहाँ पे लोअर लिमिट -L/2 और अपर लिमिट L/2, इंटीग्रेशन प्रोडक्ट हो ना, सब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका भी इंटीग्रेशन बताओ, ये हो जाएगा m/l, और इसका बताओ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन r³ तुम बताओ, r³/3 तुम बताओ, इंटीग्रेशन हो गया है क्या, मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स लियो ना, इंटीग्रेशन हो गया। तो ये हो जाएगा r³/3। मैंने बताया था कि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, x⁴n dx हो, तो क्या करो, पावर में 1 ऐड कर दो तो n+1 हो जाएगा, अपॉन में n+1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आर स्क्वायर है तो इस पर 1 ऐड कर दो, नीचे 1 कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा -L/2 टू +L/2। अच्छा, ये फिर हो जाएगा m/3l, और ये क्या करेंगे जल्दी बताओ, L³/8 -L³/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L³/8 प्लस L³/8। अब ये हो जाएगा m/3l, और ये कितना हो जाएगा L³/4 हो जाएगा, तो अब कट पीट के हो जाएगा mL²/12। पूछिए कि कैसे आया, ये डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, क्या कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट फार्मूला याद रखना है mL²/12, कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको जेई देना है वो एक डिस्क का डेरिवेशन जाने, और ये सब डेरिवेशन कोई कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब चलो अब हम लिखाते हैं, लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम लिखाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और इसका यूज करते हुए किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, जो हमने लिखाया है वो याद रखना है, और किसी के अबाउट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो लिखो, इट स्टेट्स दैट, क्या, अच्छा चलो लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, याद करके आए हो तुम पिछले क्लास का, हाँ क्यों नहीं देख के आए, तो पेपर चल रहे हैं तो 1 घंटा तो तुम देख सकते थे ना। अच्छा चलो लिखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख लिए, लिखो, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a body, moment of inertia of a body about any axis, is equal to its moment of inertia
moment of inertia of a body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus product of mass of the body and plus product of mass of the body and a square of perpendicular distance and a square of perpendicular distance between two parallel axes. हाँ, तो बस उसी तरह से लिखना है। ये स्कूल के पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्कूल के पेपरों के लिए ये दोनों ही स्टेटमेंट ही आता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिखो, तो ये लिख देना है। ठीक है, हमने लिखाया कि अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट नोन है, तो उसी के पैरेलल किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हमने लिखाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, यहाँ पे मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका नाम हमने मान लिया कि ए बी लिख दिया, ए बी, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि हमने डी लिख दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और डिस्टेंस क्या है? इस दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस डी। नहीं, ए होगा, आई ए बी इक्वल टू आई सी एम, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट्स नहीं है? चलो ठीक है, लिखो। नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, ऐसा कराया ही नहीं गया होगा, एकदम गलत तुम याद की हो, ऐसा लिखवा ही नहीं सकता है, ऐसा लिखवाया नहीं जाएगा। तुम या तो गलत याद करके आई हो। अरे सर, फॉर्मूले नहीं कर रहे हैं उसके सारे, रजिस्टर नहीं लगा अपना। तुम गलत याद की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे गलत, ऐसा माइनस कैसे लिखा दिया जाएगा? चलो ठीक है, ए लिख ली, ठीक है, यही फार्मूला होता है, और इसी फार्मूला को ही हमने स्टेटमेंट में लिखवा दिया है। चलो इसको नोट कर लिए। अब इसको कैसे अप्लाई करना है अभी मैं बताता हूँ। अब चलो क्वेश्चन लिखो तुम लोग। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a hollow sphere and solid sphere about its tangent hollow sphere and solid sphere. Find moment of inertia of a hollow sphere and a solid sphere about its tangent. ठीक है, सेकंड लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड
about an axis passing through its one end and perpendicular to rod. अच्छा ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एट ए डिस्टेंस L/3 of a rod about an axis passing through at a distance L/3 from center of rod and perpendicular to rod. L/3 from center of the rod and perpendicular to the rod. चलो करके बता दो, या मैं करूं? इसको मैं करके बताता हूं। कुछ नहीं है, देखो 1-2 मैं करके बताता हूं, सुनो 1-2 मैं करके बताता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो? किसके? डायमीटर के अबाउट लिखाया था। हॉलो स्फीयर के डायमीटर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, वो कितना होता है? 2/3। ये भी मैं अगर सब सारे लिखा दूं जिसे मैं एसएल में जितना हॉलो स्फीयर का, देखो तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 है और हॉलो स्फीयर का कितना है? 3। चलो फोन रखो। अच्छा देखो, जैसे डायमीटर हम कैसे ले, डायमीटर मान लो कि हमने ऐसे ले लिया, ये डायमीटर हो गया, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। इसके अबाउट हमारा नोन है और इसके अबाउट हमको फाइंड करना है। अच्छा एक और चीज़ बताओ, यहाँ पे बता दो कि जैसे एक मान लो कि रॉड है, ठीक से सुनना, इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, और ये मान लो कि कोई एक्सिस हमने ले लिया ए बी के अबाउट हमको फाइंड करना है, और मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस L/2 है, तो क्या यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन होना चाहिए। ये तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। अच्छा चलो एक सेकेंड सिचुएशन लेते हैं। जैसे मान लो कि अब ये सेंटर ऑफ मास से है, अब तो हम फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा एक्सिस हमने ऐसे ले लिया और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि L/3 है, यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है, तो ध्यान में रखना कैसे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास से पास होगा, और टेंजेंट तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको हमने टेंजेंट ले लिया, तो यहाँ पे तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताओ तो। R होगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका नाम हमने दे दिया AB, और इसका कुछ नेम दे दो, जैसे x डैश दे दिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं IAB = ICM या x डैश, वही CM है, और प्लस MD², ठीक है। तो इसके बीच में कितना है? 2/3 MR², ये कल मैंने लिखाया था, और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? MR²। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 5 MR² भाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस यही हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट, ठीक है। तो IAB = हो जाएगा 5 MR²/3। अब सेम इसी टाइप से तुम लोग सॉलिड स्फीयर का करके बता दो। सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 m²। तो 2/5 कर दो इसको, जैसे करके फिर सोल्व कर दो, करो।
मैंने 7 फार्मूला लिखाया था, उसको याद ही करना है, ठीक है, वो उसको निकालना नहीं है, और ये सब उसको यूज करते हुए इसको निकाल देना है। चैप्टर 4 के मिल जाएगा आज तुमको, ठीक है। अच्छा बताओ, सॉलिड स्फीयर के कितना है टेंजेंट के अबाउट? सबका आ गया? सॉलिड स्फीयर के करना है तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, उसका फॉर्मूला लगा दो। जैसे आई ए बी इक्वल टू हम लिख देंगे आई एक्स एक्स डैश, या आई सी एम लिख दो, प्लस एम डी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और इसमें होता है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 7/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, आई ए बी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? रॉड, रॉड का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स वन एंड। जैसे इसके अबाउट हमारा नोन है और इसके अबाउट हमको फाइंड करना है। इसका नाम मान लो कि हमने ए बी दे दिया, और ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 होगा, और ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे है, तो हम लिख सकते हैं आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये होता है कितना है? एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये होता है एम L/2, इसका स्क्वायर कर सकते हैं और आगे सोल्व करो। कुछ नहीं करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लेना है कि एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारा नोन होना चाहिए, और उसी एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस हो, चाहे यहाँ पे पैरेलल बना दे, यहाँ पे पैरेलल बना दे, यहाँ पे पैरेलल बना दे, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया जा सकता है। समझ रहे हो तुम कि नहीं? क्या? तो तुमको मैं बोला था कि वीडियो याद कर देख के आने के लिए। अच्छा, जाके घर पे देखना, ठीक है, और फिर से एक बार करना, अगर डाउट्स होगा तो पूछ लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? जैसे एक रॉड है, इसका सेंटर यहाँ पे हो गया, और इससे L/3 पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। ए बी के अबाउट निकालना है, और इसके अबाउट तो हमारा नोन है, तो आई ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम कितना हो जाएगा? तो एम एल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, प्लस एम L/3 का स्क्वायर कर दो। अब इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करके कितना होगा? आई ए बी इक्वल टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और उसका सोल्व करके बताओ कितना होगा? ये कितना होगा? 7 एम एल स्क्वायर अपॉन में
36 IAB। ठीक है, और भी कोई है? एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर about an axis, about an axis passing through its surface, passing through its surface and parallel to its axis। समझ में आया कि क्या हमने लिखा यहाँ? जैसे सिलेंडर है, इसके सरफेस से पास करे, इसके एक्सिस के पैरेलल हो। चलो ये सब हो गया, करके बताओ। जैसे अभी हमने बताया कि एक मान लो कि ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसका एक्सिस ये होता है, इसके बाद बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? हॉलो mr²। और इसके अबाउट हमको फाइंड करना है, इसके अबाउट फाइंड करना है। हो गया? कितना आया दोनों केस में? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, और ये मान लो कि हमने ले लिया ए बी, तो इसमें हम लिख सकते हैं आई ए बी, ये दोनों पैरेलल हैं, तो आई ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस डी होगा और डी इक्वल टू क्या होगा? आर होगा, तो ये होगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2mr²। अगर मान लो कि सॉलिड हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो कि सॉलिड हो जाए, तो इसके अबाउट हमको फाइंड करना है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी, और इसके अबाउट हमारा नोन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पिछले क्लास में हमने बताया था mr²/2, तो इसमें हम लिख सकते हैं आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। फर्दर हम लिख सकते हैं mr²/2 प्लस mr², दैट मीन्स 3mr²/2। हाँ, कैसे वाला कर दे? ये ऐसे वाला, ऐसे वाला कर दे तो फिर दूसरा आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले तो हम नहीं लगा सकते ना। हाँ हाँ, एक्सिस के अबाउट है, नॉट इस। क्या मैंने पिछले क्लास में लिखाया था? देखो हमने लिखाया था अबाउट एन एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अबाउट हमने लिखाया था।
कौन, ये एक्सिस थोड़ी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, ये सिलेंडर का ये एक्सिस हो जाएगा। तो अभी मैं रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जैसे अगर मान लो कि इसके अबाउट मैं रोटेट करूँ तो एक्सिस तो ये हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हो जाएगा। आईसीएम नहीं है तो उसका अलग से निकाला जाता है, वो मैं बताऊंगा, वो जेई में आया हुआ है, वो इतना आसान नहीं है। अभी अभी लास्ट में मैं बताऊंगा, उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज हो रहा है। यहाँ से क्या करते हैं कि डिस्क कट करते हैं और इसके अबाउट निकाल के डायमीटर के अबाउट फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें वहाँ से आएगा। क्या क्या कोई अजीब नहीं है, क्या अजीब है, अजीब लग रहा है? नहीं देखो कुछ नहीं, अभी हमने जो 7 लिखाया था वो याद करके आई हो, तो क्यों नहीं याद करके आई? तो हमने जैसे एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक आता है कि कोई एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा नोन है, तो उसी के पैरेलल किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हाँ कैसे एक्सिस होगा? अच्छा चलो चलो, अच्छा चलो ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। तो जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मीनिंग ये हुआ कि जिसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है, इसके अबाउट मान लो कि ऐसे है, ऐसे है, नोन है, तो मैं बोलूँ कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाओ, इस फॉर्मूला को लगा दो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस फॉर्मूला को लगा दो, या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस फॉर्मूला को लगा दो। हाँ रॉड वर्टिकल लिया हुआ है, कहाँ पे? इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, जो तुम पूछ रही हो वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। एनसीईआरटी में बस यही है, इसके एक्सिस के अबाउट निकाले, देखो बुक खोलो, पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बाद में निकाल के बताऊंगा। चलो पहले इतना लिख ली, चलो उसके बाद में लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके बाद में 1-2 चैप्टर और है, यही चैप्टर मुश्किल है, और ग्रेविटेशन बिल्कुल इजी है। अच्छा देखो उसी का तो मैं यूज कर रहा हूँ, उसी का तो मैं यूज कर रहा हूँ। चलो लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ब्रैकेट में लिखना, इट इज ब्रैकेट में लिखना अप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी, जैसे डिस्क के लिए, रिंग के लिए, ये किसके लिए अप्लीकेबल है? डिस्क, रिंग, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ईटीसी। प्लेनर बॉडी लाइक रिंग, डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ईटीसी। एकदम सिंपल, सबसे इजी टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या मुश्किल क्या है? जैसे जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास का रोल होता है, वहीं रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि एक कार है और एक ट्रक है, दोनों का स्पीड मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्रक को, क्यों? मास ज़्यादा है। उसी तरह से दो बॉडी रोटेट कर रहा है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कि ज़्यादा है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कि 100 kg मीटर स्क्वायर है, और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कि 20 kg मीटर स्क्वायर है।
तो उसमें जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 kg मीटर स्क्वायर है उसको रोकने के लिए ज़्यादा टर्क लगाना पड़ेगा, और जिसका कम है उसको कम टर्क लगाना पड़ेगा। अभी टर्क में पढ़ाऊँगा। हाँ, रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ टर्क, तो वो अभी टर्क में पढ़ाऊँगा तो पता चलेगा कि जैसे मान लो कि किसी बॉडी को रोटेट करना है, जैसे वो किसी बॉडी को ट्रांसलेट करना है तो हमको फोर्स लगाना होता है। अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है तो हमको टर्क लगाना होता है। और टर्क क्या होता है, जैसे मान लो कि ये गेट है, जैसे वो गेट है, तो गेट में जनरली हिंज यहाँ पे बना होता है, यहाँ पे क्यों नहीं बना होता है? क्या? जैसे साइंटिफिक रीजन है, जैसे मान लो कि इसको मान लो मूव कराना है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मान लो कि 10 न्यूटन लगा रहा हो, तो इसको मूव कराने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो मूव कर जाएगा। जैसे उस गेट को खोलने के लिए एक मिनिमम टॉर्क लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि उसको मिनिमम टॉर्क मान लो कि 20 न्यूटन मीटर है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, तो 20 न्यूटन मीटर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हिंज है, हमको इसके अबाउट रोटेट करना है, तो यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंगे तो डी ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हमको हिंज लगा दिए तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, तो फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यही है रोटेशन टॉर्क, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। उस दिन बच्चे आए नहीं थे ज़्यादा, इसलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना शुरू किया। और अभी मैं बताऊँगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ये रोटेशनल मोशन में हम कैसे की यूज करते हैं, ठीक है। क्या? अभी टर्क पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, ये तो छोटा सा टॉपिक था ज़्यादा। चलो लिखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखो। इट इज एप्लीकेबल फॉर, लिख लिए, प्लेनर बॉडी। लिखो, इट स्टेट्स दैट moment of inertia of a planar body about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of SUM, sum of moments of inertia of the planar body about any two mutually perpendicular axes हमने क्या लिखा है? पढ़ के बताओ पहले, एक बार अपने से पढ़ के मुझे समझा दो कि मैंने क्या लिखाया। चुप रहो, तुम अभी मत बताओ, तुम लोग पढ़ो और एक बार समझाओ मुझे कि मैंने क्या लिखाया। क्या? कौन समझ में नहीं आया? अच्छा, मैं समझा। बताओ क्या हमने बताया। जैसे हमने लिखाया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। जैसे एक मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस, जेड मैंने बोला था एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि आई जेड इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच लाइज इन द प्लेन ऑफ द प्लेनर बॉडी।
तो इसमें कितना हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई। जैसे मान लो कि कोई एक प्लेनर बॉडी है, ये प्लेनर बॉडी क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो इसके ये हो जाएगा जेड, और आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। मान लो कि कोई प्लेनर बॉडी ऐसे हमने रख दिया, जैसे मान लो कि ये एक्स है और ये तुम्हारा हो गया जेड, यानी कि ये बॉडी किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा वाई। तो इस केस में हम लिखेंगे आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। जैसे प्लेनर बॉडी है तो दो एक्सिस में होगा, यानी कि एक प्लेन में होगा, उसमें दो एक्सिस लाइज करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम इक्वल टू जो उसके परपेंडिकुलर होगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही मैं लिखाया हूँ। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करेंगे, अब 2-3 क्वेश्चन हम करते हैं, फिर इसका यूज पता चलेगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, रिंग RING, ऑफ ए रिंग एंड दिस about its diameter, about its diameter। अच्छा ये बताओ, रिंग के किसके अबाउट में लिखाया था, तुम बताओ। कल पिछले क्लास में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का लिखाया था, किसके अबाउट, किसके अबाउट, एंड ये मैंने बोला था कि ये जरूर याद करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट याद कियो। हाँ तो बताओ, टू इट्स प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके अबाउट हमने लिखाया था। और डिस्क का किसके अबाउट लिखाया था, अब पीछे देख के परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग और डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अबाउट फाइंड करना है। हमने मान लो कि ये रिंग है, ये मान लो कि रिंग है, तो हमने इसके अबाउट कल लिखाया था, आज हमको इसके अबाउट फाइंड करना है या इसके अबाउट फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे अब डायमीटर क्या होता है, कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास हो। तो देखो मैं करके बताता हूँ, जैसे ये मान लो कि रिंग है, ये मान लो कि रिंग है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा नोन है। जैसे ये क्या है, ऐसे है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है। अच्छा इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक्सिस बना देते हैं, इसको एक्स बना दिया, इसको हमने वाई बना दिया, और इसको हमने बना दिया क्या, जेड। तो किसके अबाउट हमारा नोन है, जेड के अबाउट नोन है। तो हम जेड क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आई जेड हमने लिखाया था MR², और आई जेड इक्वल टू हमने पिछले क्लास में लिखाया था MR², तो हम लिख सकते हैं MR² इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा ये दोनों जैसे एक्स और वाई क्या है, जैसे एक्स एक्सिस भी इस रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वाई एक्सिस भी इस रिंग को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया। देखो अभी हमने बताया कि जैसे एक्स एक्सिस है, रिंग को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। अब दोनों इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर इस रिंग को कट कर दूं तो भी 2 इक्वल पार्ट आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस
के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें हम याद रखना है ये चीज़। तो इसमें आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे हम एम आर स्क्वायर इक्वल टू 2 IX लिख देंगे। दैट मीन्स आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया कि कैसे किया हमने? अब नहीं समझ में आया तो बताओ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाया हमने। देखो ऐसा है कि प्रॉब्लम तो ये है कि तुम लोग सिर्फ आते हो यहीं पे पढ़ते हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे 1 घंटा की क्लास है तो इसके लिए तुमको घर पे जाके 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि अब यहाँ से जो लिख के गए और फिर आए तो यहीं पे खोले, तो फिर कैसे समझ में आएगा। उसको जाके घर पे पढ़ना होता है, ठीक है। चलो ये इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो। नहीं तो और सब्जेक्ट है तो फिजिक्स थोड़ा मुश्किल है, तो फिजिक्स पे ज़्यादा टाइम दो। इससे मुश्किल तो मैथ हो नहीं सकता है। तुम किसी से पूछ लो, PCM या PCB में फिजिक्स ही मुश्किल है। क्या क्यों, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं वो फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं? मैं जेई क्या थोड़ा ही करा रहा हूँ, चलो करो। चलो चलो ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। अब 20 के लिए सेम कर देंगे जैसे, ठीक है। इतना नोट कर लिए, समझ में आया कि क्या किया। तो एक्स एक्सिस के अबाउट पूछे या वाई एक्सिस के अबाउट, तो दोनों के अबाउट क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। चलो एक डिस्क के लिए अब करते हैं। अब डिस्क में हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला तो यहीं लगना है। अच्छा, इसमें अब आई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ए एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो इसको एम आर स्क्वायर बाई 2 कर दो, तो आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन करके बता दो, समझ में आया कि नहीं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज करेंगे। अब इसमें क्या माइंड लगाना है, मुझे तो नहीं लगता है। अब फर्स्ट बार कर रहे हो इसीलिए तो लग रहा है कि क्या चीज़ें हैं। जब 1-2 बार घर से पढ़ के आओ तो फिर लगेगा कि नहीं ये तो ठीक ठाक है। हाँ ऐसे ही आएंगे। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो पहले नोट कर लो फिर इसके क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन लिखो तुम। लिखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MY, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about its diameter is 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट में अबाउट इट्स टेंजेंट, अबाउट इट्स टेंजेंट करके बताओ।
टेंजेंट क्या हो गया, जैसे अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसके अबाउट हमें अभी निकाल लिया है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आई एक्स अभी निकाला हूं मैं, आई एक्स कितना निकाला हूं, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो डायमीटर के अबाउट अभी मैं निकाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। और इसके अबाउट निकालना है, मान लो कि ये है तुम्हारा ए बी, तो आई ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एक्स यानी कि सेंटर ऑफ मास आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर। समझ रहे हो कैसे कर रहा हूँ, जैसे डायमीटर के अबाउट अभी बताया था एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट निकालना है। क्या डायमीटर के अबाउट, इसी के टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ तो पैरेलल होगी एकदम से, 100 का यूज ना करे तो फिर कैसे निकालोगे, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 तो गिवन नहीं है इसमें, डिस्क का डायमीटर के बाद एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। आईसीएम ठीक है, डायमीटर भी आईसीएम है, ये जेड जो है ये भी आईसीएम है। हाँ परपेंडिकुलर है, हाँ वो टेंजेंट नहीं, ये टेंजेंट होता है, डिस्क का टेंजेंट वो थोड़ा ही होता है, डिस्क जैसे ये डिस्क बना दिया तो डिस्क का टेंजेंट ये होता है कि ये होता है, डिस्क में, डिस्क मान लो कि ये हमने बना दिया तो इसका टेंजेंट ए होता है, ठीक है। तो इसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट हमारा नोन हो गया, डायमीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 4, और ए रेडियस है तुम्हारा आर, तो आई इसका नाम हमने दे दिया ए बी, तो आई ए बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। और सोल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा तो इसमें न मास गिवन है ना रेडियस गिवन है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को, ठीक है, टेस्ट लूँगा इसका, जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूँ। क्या हाँ तो फिर वो भी, हाँ तो 2 टेस्ट देना है, पहले तुम लोग पूरा घर से पहले पढ़ के आओ। मैंने पिछले क्लास में बोला था इसको घर से पढ़ के आना है, सब याद करके आना है, तुम लोग बस जो मैं पढ़ाया उसके बाद में चले आए। नहीं यहीं पे रहने देते हैं अभी, और सब क्वेश्चन है तो पहले इतना तक तुम लोग करके आओ, ठीक है। 2 एक्सिस थ्योरम, पैरेलल और परपेंडिकुलर, और उसके बाद में जितना हमने फार्मूला लिखाया था पिछले क्लास में वो सारे फार्मूला याद होना चाहिए, और कैसे निकालते हैं। क्या तुमको क्यों नहीं देना है, बैकलॉग बहुत, क्या अच्छा क्या है, तुम बैकलॉग बहुत हो गया। अच्छा पहले ये तो बताओ कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको बता दो कि सोल्व कैसे करेंगे, ना मास गिवन है ना रेडियस गिवन है, कैसे सोल्व करेंगे। नहीं तो नहीं, इसको कराने के बाद में अब रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में 20 मिनट का मैं टेस्ट लूंगा, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं पढ़ के आना है। 100 जो लिखाया वो क्या है, हाँ एम आर स्क्वायर बाई 4, तो वहाँ से एम आर स्क्वायर निकाल लो, और एम आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। ये गिवन था एम आर स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था 100, तो यहाँ से एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा,
ठीक है। और ये कितना है 5/4, तो 5/4 और mr² को क्या कर दो 100 कर दो और ग्राम मीटर स्क्वायर कर दो। हाँ सॉरी 400 है। और चलो ठीक है, तो तुम लोग ऐसा करो कि इतना तक एकदम करके आना है, ठीक है। कब? मंडे को। और मंडे को मैं आते आते पहले टेस्ट लूँगा 20 मिनट का। सभी जो 7 फार्मूला लिखाया था वो याद होना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले जो मैंने पॉइंट मास के लिए कराया बताया था ना, m1r1² प्लस m2r2², वो सब भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं है तो भी उससे भी क्वेश्चन पूछूंगा। और ये सब अच्छी तरह से आना चाहिए। ये आ गया तो तुम इजीली कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है 3 स्फीयर्स हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसके अबाउट। और ये तुम्हारा जेई में 23 में पूछा हुआ है। कुछ नहीं है, एकदम 2+2 है। देखो सुनो, अच्छा सुनो, इसमें है क्या, इस स्फीयर के डायमीटर के अबाउट ये जा ही रहा है, और इस दोनों के टेंजेंट के अबाउट निकाल दो। इसके टेंजेंट के अबाउट निकालो, इसके टेंजेंट के अबाउट निकालो, इसके डायमीटर के अबाउट ऐड कर दो। क्या है इसमें? डायमीटर के अबाउट हम लिखाए हैं ना, स्फीयर के, सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट लिखाया हूँ मैं 2/5 mr²। टेंजेंट के अबाउट पहले एक्सिस थ्योरम लगा के निकालना बताया ही था। नहीं, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। सो 3 सॉलिड स्फीयर आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दिस, फिगर में था। और एक एक्सिस बनाया हुआ था कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। और कितना सिंपल है, जैसे इसके अबाउट हम जानते हैं, इसके अबाउट हम जानते हैं, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो और दोनों को ऐड कर दो। और इसके अबाउट तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, तो इसका इसके अबाउट प्लस इसका इसके अबाउट, इस तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट। तो इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम टेंजेंट के अबाउट निकालो, इसका भी टेंजेंट के अबाउट निकालो, दोनों को ऐड करो और इसका डायमीटर के अबाउट ऐड कर दो, आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेस्ट है, इसलिए पूरी तरह से पढ़ के आना है, ठीक है।